हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज की क्लास में हम एस्टेड के जो पिछले सालों के पेपर हैं, जिसमें देखिए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एग्जाम नंबर 2018 का इंग्लिश का लेवल 3 पीजीटी। ये देखिए आपके सामने पेपर है लेवल 3 पीजीटी फॉर लेक्चरर्स। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आज हम करने जा रहे हैं, जो कि एस्टेड 2018 में पूछा गया था। आप सभी को पता है बोर्ड जो है बार बार वही वाले जो भी स्टेटमेंट्स है वही वही जो है वही क्वेश्चन वही वाले जो टाइप्स होते हैं बार बार रिपीट करता है। ठीक है, डिट्टो रिपीट्स तो नहीं होती, लेकिन ये है कि बार बार वही वाले क्वेश्चंस जो है रिपीट किए जाते हैं और उसके साथ नए भी ऐड किए जाते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो से आप सबको बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपके एग्जाम में। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। ये देखिए गाइज 2018 पीजीटी का पेपर है। ये देखिए ये सारा पेपर यहाँ पर है। तो गाइज हम चलते हैं हमारे सब्जेक्ट की तरफ जहां से हमने क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। गाइज इसमें देखिए हमारे सामने दिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें गाइज मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, सब कुछ है, जीके भी है। लेकिन इसमें जो मैथ्स का सेक्शन है उसके लिए मैं स्पेशल मैराथन क्लास रखूंगी, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है वो सारे हम कवर करेंगे। तो गाइज आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं रीजनिंग का सेक्शन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 62 जैसा कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं इसमें क्या करना है। इन्होंने जैसा कि गाइज ये देखिए इन्होंने लिखा है सी का पिता ए है, मतलब जैसे कि सी है, ठीक है, इसका जो पिता है वो ए है। ओके, तो ए को गाइज मैंने ट्रायंगल मार लिया, सी का पिता ए है और डी जो है वो बी का पुत्र है। ठीक है, डी बी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ए का भाई ई है, तो ए के जो भाई है उसका नाम जो है वो है गाइज ई। ओके, उसके बाद लिखा है डी बी का पुत्र, अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अगर डी की बहन सी है, डी की बहन सी है, मतलब सी बहन है ना, किसकी बहन है गाइस, डी की बहन है। ओके, उसके साथ लिखा है डी बी का पुत्र है, तो डी किसका पुत्र है गाइस, बी का। इसका मतलब डी ट्रायंगल हो गया, किसका पुत्र है, बी का। इसका मतलब बी का ए का तो पुत्र पहले ही था, तो बी के पुत्र का मतलब बी क्या हो गई, सर्किल हो गई, बी मदर हो गई इसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा, तो बी और ई का आपस में क्या संबंध है। तो बी और ई का आपस में क्या संबंध है, सीधी सी बात है, बी और ई जो है वो आपस में क्या लगते हैं, बी और ई में क्या संबंध है। देखो क्वेश्चन का यहाँ पर तरीका गलत पूछा गया है। यहाँ देखो हाउ इज बी रिलेटेड टू टी, इसका मतलब है कि बी का ई के साथ क्या संबंध है। तो बी का ई के साथ क्या संबंध होगा, आप देखो यहाँ पर क्या आंसर आएगा भाई, नीचे देखते हैं बी के साली का। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर क्लिक होगा, क्योंकि बी का ई के साथ पूछा था ना, तो बी एक फीमेल जेंडर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, तो आपका जो गाइस ऑप्शन नंबर सेटिस्फाई होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं। जैसे कि यहां पर लिखा है सर्टेन, SER, ओके, SERTAIN। ठीक है, इसका कोड वर्ड गाइस क्या दिया है, इसका कोड वर्ड दिया है XVIGZRM। आप सभी को पता होगा ये सारे अपोजिट लेटर है। अपोजिट लेटर वो होते हैं जिन भी दो लेटर का टोटल 27 होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 24 है, तो इनका योग कितना बन रहा है, 27। ई नंबर 5 है, वी नंबर 22 है, उसी तरीके से नंबर 18 है, नंबर 9 है, तो जिसका भी टोटल 27 बनेगा वो एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पर अपोजिट निकाले हैं उसी तरीके से सेम हम मुंडेन के अपोजिट निकालेंगे। तो मुंडेन का अपोजिट क्या होगा, MUNDANE। ठीक है, तो अगर आपको ना समझ में आए तो सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग भी कर सकते हो, ये नंबरिंग भी कर सकते हो। ये देखिए मैं इसको दोबारा से राइट डाउन करती हूँ। यहाँ पर इन्होंने लिखा है MUNDANE। ठीक है, ये नंबर 13 है, ये 21 है, ये 14 है, 4 है, 1 है, 14 है, 5 है। ठीक है, M का जो अपोजिट होता है वो N होता है, क्योंकि योग 7 बन रहा है। U का अपोजिट क्या होता है गाइस, F होता है, योग 7 है। N का अपोजिट M है, D का अपोजिट W, A का Z, N का M और E का V। अब आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, NFM। तो NFM सभी में ये WZMV, WZMV। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई होता दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डिक्शनरी के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर जो है आप इसका आंसर नेशन दे सकते हो, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि देखो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर डिक्शनरी में जो चीज, जो लेटर, जो अक्षर एक बार है, नीचे 2 बार नहीं आ सकता। ऊपर 2 बार और नीचे 1 बार चलेगा, लेकिन अगर ऊपर
ऊपर आपका एक ही बार है तो नीचे 2 बार नहीं जा सकता, क्योंकि नेशन में एन 2 बार है, लेकिन डिक्शनरी के जो पूरी स्पेलिंग है इसमें एन सिर्फ एक ही बार दिया, तो आप इसको नहीं ले सकते। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं बनाया जा सकता और बाकी सारे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में देखो, पी क्यू का भाई है। इसका मतलब जो पी है वो भाई है, किसका भाई है गाइस? क्यू का भाई है। ठीक है, आर पी का पिता है। आर जो है वो पिता है, किसका पिता है? पी का। एस टी का भाई है। ओके, अभी कुछ नहीं पता। टी क्यू की बेटी है। टी बेटी है, किसकी बेटी है गाइस? क्यू की। उसके बाद लिखा है एस टी का भाई है। एस जो है भाई है, किसका भाई है? टी का। तो एस के चाचा कौन है? सीधी सी बात है, एस के चाचा। देखो एस जो है वो एस का क्यू, चाहे भाई कुछ भी लगता हो, चाहे पिता लगता हो, माता लगता हो, लेकिन चाहे ये माता है, मान लो माता है, तो इसका भाई ये जो पी जो है आपका मामा लगेगा। मान लो कि आप एस हो, आपकी माता का नाम क्यू है, तो माता के भाई मामा लगेंगे। अब पता तो है नहीं, तो इसी वजह से हम इसको फादर भी मान सकते हैं। तो फादर के जो ब्रदर होते हैं वो चाचा होते हैं, तो इसी वजह से हमें जो अपना आंसर देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा गाइस पी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर, एक सेकेंड, यहां पर हमारा क्या आया? ठीक है, तो पी इसका आंसर आ गया फाइनली। ओके, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ब्राइटर शब्द के अक्षरों के कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में? तो इसको काउंट कर लेते हैं भाई। इसमें आपने क्या करना है, देखिए इसको सिंपली आगे से और पीछे से दोनों से काउंट करना होता है, जो सभी बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, BRIGHHTER। ठीक है, आप इनकी नंबरिंग कर सकते हो, आसान हो जाएगा। 2, 18, 9, 7, 8, ये हो गया 20, ये हो गया 5, ये हो गया 18। इसको कैसे काउंट कर रहे हैं? देखो जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बन रहा, पेयर बनाने आपको। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बन रहा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, देखो ये भी नहीं बन रहा। 7, 8, एक ये बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर से देखते हैं, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बनता। 8, 9, 10, 11 नहीं बनता। 20, 21, 22, 5, 6 नहीं बनता। तो एक बार गाइस आगे से बनाना है और एक बार गाइस आपको पीछे से बनाना है। यहाँ देखो 18, 19, 20, तो एक ये बन गया 18, 19, 20। फिर से अकाउंट करो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बन रहा। 5, 6, 7, 8, 9, ये देखो ई से आई एक और बन गया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 3 ही बन रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 3। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। किसी को कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से पीछे जाके देख सकते हैं दोबारा से। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है संख्या में त्रुटिपूर्ण शब्द बताइए। मतलब आपको यहाँ पर रोंग नंबर को सर्च करना है। तो रोंग नंबर को गाइस आपको यहाँ पर जो है रोंग नंबर छांटना है। देखो आप इसको लिख सकते हो, 10, 12, 28, 90, 360, 18, 50। ठीक है, इसको गाइस हमने लिख लिया। तो अब आपको इसके बीच का गैप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ +2 आ रहा है, यहाँ पर +16 आ रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मानो ना तो आप इस तरीके से मत ही करो, क्योंकि यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप करके देखोगे ना, 10 गुना 1 जमा में 2 हो रहा है। ठीक है, मतलब 10 से कम 10 उसमें जमा 2 कर दिया। 12 गुना 2 और उसमें जमा में 4 कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से 28 से 90 जब जा रहे हैं, देन 28 गुना 3 और उसमें जमा 6 करो। प्रोसेस समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, उसी तरीके से 90 है, उसमें गुना 4 करो और जमा 8 करो। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर देखो ना, जमा 1 गुना 1 जमा 2 गुना 2 जमा 4 गुना 3 जमा 6, यहाँ पर गुना 4 जमा में 8 होना चाहिए था। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए? 9 चौक 36, यहाँ पर 368 आना चाहिए था, जबकि हमारा यहाँ पर है कितना? 360। तो इसी वजह से यही हमारा जो है फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं। ये देखिए, तो सारे मैथ्स के हैं, आराम से करेंगे भाई इसको। देखिए गाइस, हमें यहाँ पर बताना है दे का कोड क्या है। जैसा कि दे आपको वर्ड कहां पर लिखा है, ये देखो दे वर्ड यहां पर लिखा है। इसका मतलब अगर आपको आर और बैड का मतलब पता चल जाए कोड, तो आप दे का कोड बता सकते हो। ठीक है, अब आर का कोड क्या होगा गाइस? सबसे पहले हम ये देखते हैं, यू आर गुड एंड दे आर बैड। इसका मतलब गाइस आप यहाँ पर ये देख लो कि इन दोनों के बीच में सेम क्या है, यू आर गुड एंड दे आर बैड। PITDARNA, तो यहाँ पर क्या कोड वर्ड जो है, जो कॉमन है दोनों के बीच में, वो यहाँ पर है TIMNAK, मीन्स दे आर बैड। एक सेकेंड प्लीज होल्ड।
देखते हैं इसमें यहाँ पर क्या कॉमन जो है वो दिखाई दे रहा है। देखिए जो आर है उसका जो कोड वर्ड जो है वो यहाँ पर दिख रहा है एन ए। एन ए कैसे दिख रहा है, क्योंकि एन ए देखो कहाँ कहाँ पर है। ये देखो इस लाइन का कोड वर्ड ये है, ठीक है, इस लाइन का कोड वर्ड ये है और इस लाइन का कोड वर्ड ये है। जैसे कि यू आर गुड, तो इसके बीच में पी आई टी डी ए आर और एन ए है, तो उसी तरीके से दे आर बैड में टी आई एम एन ए और टी ओ के है। इसका मतलब आर का कोड वर्ड एन ए है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है बैड का कोड। जैसे कि यहाँ पर लिखा है गुड एंड बैड एंड दे आर बैड, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो बैड का जो कोड यहाँ पर निकल के आ रहा है वो आ रहा है टी ओ के। इसका मतलब यहाँ पर देखो एन ए का कोड मिल गया, टी ओ के का मिल गया, तो टिम टी आई एम, तो टी आई एम जो होगा वो होगा हमारा दे का कोड। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ, 78। ठीक है, अब इसके बीच में क्या दिया, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर गाइज लिखनी है अपनी दिशाएं। जैसे कि ये नॉर्थ है उत्तर, ये आपका ईस्ट है पूर्व, ये आपका वेस्ट है पश्चिम, और ये आपका साउथ है दक्षिण। अब इसके बीच में देखो सभी को पता है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, इसके बीच में साउथ ईस्ट होगा, इसके बीच में नॉर्थ वेस्ट होगा, और इसके बीच में साउथ वेस्ट होगा। अब यहाँ पर लिखा है कि जो साउथ ईस्ट है उसको ईस्ट कहा जाता है। अब पहले ये देखो आपका साउथ ईस्ट कहाँ पर है, ये साउथ ईस्ट है, इसको ईस्ट कहा जा रहा है। तो गाइज यहाँ पर ये देखो जो साउथ ईस्ट है वो आपका ईस्ट बन रहा है। इसका मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। उसी तरीके से इन्होंने लिखा है नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट कहा जा रहा है। इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट वेस्ट। आप सबको पता है ना कि घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, जबकि ये पीछे की तरफ जा रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट कहा जा रहा है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरीके से साउथ वेस्ट को साउथ कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ को क्या कहा जाएगा, तो आपका ये नॉर्थ है, तो देखो ये तो क्लॉक होगी ना, आपको एंटी क्लॉक जाना है, तो नॉर्थ को क्या कहा जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। सभी को 45 डिग्री घूमना है, सभी को पता है ना, ये तो टोटल 90 डिग्री का होता है, इसका हाफ 45 होता है। तो नॉर्थ को पीछे की तरफ जाके क्या कहा जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है उत्तर पश्चिम। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें क्या आंसर आएगा चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है 9 7 2 3 10। ठीक है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, जिसमें पहले आपने प्लस लगाना है, ठीक है, फिर यहाँ माइनस लगाना है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ इक्वल का साइन लगाना है। जैसे कि बोर्ड मास मेथड का यूज करते हैं, देन यहाँ पर आएगा 9 + 7 - 6। ठीक है, देन 9 + 1 आ जाएगा, इस इक्वल टू आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर, क्योंकि आपको इक्वल 10 लाना था ना, और ये थर्ड वाले ऑप्शन से आपको सेटिस्फाई मिल रहा है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलता है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।